हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री लेसन 13 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है संस्कृति और विज्ञान। पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर को पेज नंबर 141 तक पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे एंड इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 142 से। तो हम लोग पढ़ रहे थे 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच संस्कृति और विज्ञान के बारे में, यानी कि 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में संस्कृति और विज्ञान का किस तरह से विकास हुआ। अब हम चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफाओं में मिले भित्ति हैं। इसमें 3 तरह के चित्रों की प्रधानता है। प्रथम, गुफा की छत एवं कोने को सजाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य जैसे वृक्ष, पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी तथा रिक्त स्थानों को भरने के लिए अप्सराओं, गंधर्वों एवं यज्ञों का चित्रण किया जाता था। और दूसरा है बुद्ध एवं बोधिसत्व के चित्र। तृतीय है जातक कथा में वर्णित दृश्य, यानी कि अजंता की गुफाओं में ये 3 चीज़ें हैं। पहला तो ये हो गया कि छत एवं कोने को सजाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य जैसे कि वृक्ष, पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी और खाली स्थानों को भरने के लिए अप्सराओं और गंधर्वों एवं यज्ञों का चित्रण किया गया है। तो पहली चीज़ ये होगी। और दूसरा है बुद्ध एवं बोधिसत्व के चित्र। तीसरा है जातक कथाओं में वर्णित दृश्य। तो इन्हीं 3 चीज़ों से अजंता की गुफाओं को चित्रित किया गया है। अजंता के चित्रों में रंगों का बड़ा ही सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। इन चित्रों में अपने बालक के साथ अंधे तपस्वी माता पिता, मरणासन राजकुमारी, ज्ञान प्राप्ति के बाद यशोधरा और राहुल का मिलन आदि। अजंता की चित्रकारी में जहाँ धार्मिक दृश्यों की प्रधानता है, वहीं बाघ की गुफा में सांसारिक यानी कि लौकिक विषयों का चित्रण है। इन चित्रों से उस समय के वेशभूषा, केश सज्जा एवं अलंकरण का मतलब होता है सजावट सामग्री की जानकारी मिलती है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण चित्र संगीत एवं नृत्य से संबंधित है। भगवान बुद्ध से संबंधित भी कुछ चित्र हैं, लेकिन यहाँ पे चित्र दिया गया है बुद्ध की प्रतिमा एवं चित्रकारी के दृश्य। और यहाँ पर है मरणासन राजकुमारी, जो कि अजंता की गुफाओं में इसका चित्रण किया गया है। अब यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है बाघ की गुफा के चित्रकारी का दृश्य। तो अभी हम लोग बाघ के गुफा के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा? भगवान बुद्ध से संबंधित भी कुछ चित्र हैं, लेकिन अधिकांश चित्र धार्मिक विषयों से हटकर जैसे नृत्य, गान, राजकीय जुलूस, हाथी दौड़, शोकाकुल युवती आदि की है। इन सभी चित्रों को राजकीय संरक्षण में बनाया गया। जिन शिल्पकारों के द्वारा ये चित्र बनाए गए उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। इन्हें बनाने में काफ़ी धन खर्च किए गए होंगे। उपरोक्त चित्रों के अतिरिक्त सिक्कों पर भी चित्रकारी की गई है, जिन्हें आप पिछले अध्याय में देख चुके हैं। इन सिक्कों में समुद्रगुप्त वीणा वादक एवं व्याघ्र पराक्रमांक रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय 12 में एक सिक्का है। ये समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किया गया सिक्का है, जिस पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसी सिक्के के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। इन सिक्कों में समुद्रगुप्त वीणा वादक एवं व्याघ्र पराक्रमांक रूप में दिखाया गया है। ठीक है। उस समय के मंदिरों के दरवाजे पर जो स्तंभ हैं, उन पर भी देवी देवता के चित्रों को बड़े सजीव ढंग से उकेरा गया है। इतना हमने पढ़ा चित्रकारी के बारे में। इसमें हमने पढ़ा अजंता की गुफाओं के बारे में और बाघ की गुफा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान और तकनीक के बारे में। 4वीं से 7वीं सदी के बीच ये ध्यान रखना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 4वीं से 7वीं सदी के बीच की सारी बातें पढ़ रहे हैं। तो हमने इस सदी के बारे में क्या क्या पढ़ा? हमने कला एवं साहित्य के बारे में पढ़ा, वास्तुकला के बारे में पढ़ा, मूर्तिकला के बारे में पढ़ा, चित्रकला के बारे में पढ़ा, और अब हम विज्ञान और तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। तो 4वीं से 7वीं सदी के बीच विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस समय आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम एवं ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ और ज्योतिष विद्या के विद्वान हुए।
आर्यभट्ट इस काल के महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने शून्य का संख्या के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया। इन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यानी कि जहाँ पे पृथ्वी टिकी हुई है वहीं पे वो चारों तरफ घूमती है। तो ये चीज़ सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले बताया आर्यभट्ट ने, और आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में प्रयोग किया। इसके पहले किसी को भी शून्य के बारे में जानकारी नहीं थी। आर्यभट्ट क्या थे? वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इसका छाया चंद्रमा पर जब पड़ती है तो ग्रहण लगता है। इनकी रचना आर्यभट्टीय है। इनकी कर्मभूमि बिहार में पटना के नज़दीक तारेगना मसौरी नामक स्थान पर थी। आर्यभट्ट ने ही बताया कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो ग्रहण लगता है, और इनकी रचना का नाम है आर्यभट्टीय। आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इस काल में मनुष्यों के साथ साथ जानवरों की भी चिकित्सा होती थी। नागार्जुन रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान के जानकार थे। इन्होंने सोना, चांदी, तांबा आदि के प्रयोग से रोगों के इलाज का उपाय बताया। नागार्जुन क्या थे? वो एक रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान के जानकार थे। इस काल में धातु संबंधी ज्ञान की भी अच्छी प्रगति हुई। इस तकनीक के विकास में शिल्प समुदाय का सराहनीय योगदान था। जैसा कि हमने अध्याय 12 में देखा है कि धातु काल के मुख्य अवशेष कुतुब मीनार परिसर में मेहरौली का लौह स्तंभ है। इसमें ऐसी तकनीक का प्रयोग हुआ है कि आज तक यह जंग से सुरक्षित है। इसकी जानकारी हमें नहीं है कि उस समय लोगों ने धातु विज्ञान को इतना विकसित कैसे किया। भागलपुर जिले, यानी बिहार में भागलपुर जिला है, के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की 7.5 फीट की प्रतिमा यानी कि मूर्ति भी धातु विज्ञान का उत्तम नमूना है। यह लगभग 1 टन की है। धातु विज्ञान की प्रगति सिक्कों और मोहरों के निर्माण में भी देखने को मिलती है। इस काल के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट की सुंदर तकनीक का प्रयोग किया गया था। तत्कालीन धातु कला का ज्ञान हमें उस समय के आभूषणों से भी मिलते हैं। हमने मेहरौली के लौह स्तंभ के बारे में पढ़ा था। तो मेहरौली के लौह स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा है। उस समय धातु विज्ञान की तकनीक इतनी विकसित हो गई थी कि अभी तक उस लोहे में जंग नहीं लगा है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि उस समय ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिससे कि लोहे में जंग नहीं लगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई थी इस चैप्टर में। अब हम लोग इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला है, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की। यह क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है, ये हम लोग जानते हैं। और ये क्या है? ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो कालिदास की रचना है, जो एक नाटक है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवताओं की प्रतिमा रखी जाती थी तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है प्रदक्षिणापथ, गोपुरम, गर्भगृह या दालान। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भगृह। जहाँ पे मूर्तियाँ रखी जाती थी उसको गर्भगृह कहा जाता था। दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है? ऑप्शन है विष्णु, शिव, बुद्ध या ब्रह्मा। तो दशावतार मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। इनमें से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई? ऑप्शन है ऋग्वेद, रामायण, महाभारत या पुराण। इसका आंसर हो जाएगा महाभारत। इनमें से तमिल साहित्य कौन है? ऑप्शन है देवी चंद्रगुप्तम, कुमार संभवम, मृच्छकटिकम या शिलपदिकारम। तो तमिल साहित्य कौन सा है? शिलपदिकारम। इसका आंसर हो जाएगा शिलपदिकारम। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला है, दिल्ली के लौह स्तंभ के बारे में 5 वाक्यों में लिखें। दूसरा क्वेश्चन है, ऐतिहासिक महत्व के 2 इमारतों के बारे में नाम के साथ 5 पंक्तियाँ लिखें। तीसरा क्वेश्चन है, बौद्ध विहार से क्या समझते हैं? यह किस धर्म से संबंधित है? चलिए सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं।
हमारा क्वेश्चन था दिल्ली के लौह स्तंभ के बारे में 5 वाक्यों में लिखें। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली के लौह स्तंभ में ऐसी तकनीक का प्रयोग हुआ है कि आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। धातु कला काफ़ी विकसित थी। यह अवशेष कुतुब मीनार परिसर में है। महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम के शासक का उल्लेख मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है ऐतिहासिक महत्व के 2 इमारतों के बारे में नाम के साथ 5 पंक्तियाँ लिखें। इसका आंसर होगा गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जिले में झांसी जिले का नाम है, उत्तर प्रदेश राज्य का नाम है। ठीक है, तो झांसी जिले में देवघर मंदिर है। यहाँ विष्णु की मूर्ति है। मंदिर का शिखर 12 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर में 4 मंडप हैं जो चारों दिशाओं में हैं। और इस मंदिर में क्या था कि गर्भगृह में मूर्तियाँ रखी जाती थी। दूसरा है उदयगिरी में गुहा मंदिर है, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति वीरसेन ने बनवाया। इसमें वराह अवतार की विशाल मूर्ति है। तीसरा क्वेश्चन है बौद्ध विहार से आप क्या समझते हैं? यह किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध विहार का मतलब बौद्ध दर्शन, जहाँ बौद्ध से जुड़ी सभी प्रकार की वस्तुएं एकत्रित यानी कि इकट्ठा हो। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है अपने गांव के मंदिर में जाकर उनकी तुलना किसी प्राचीन मंदिर से करें। इसमें आप अपने परिवार के किसी सदस्य की मदद ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको खुद से ही करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं कहाँ है? शिक्षक की सहायता से इनके महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, क्वेश्चन था कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। इसके महत्व के बारे में चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। हमने पढ़ा था इसमें 3 तरह के चित्रों की प्रधानता है। प्रथम, गुफा की छत एवं कोने को सजाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य जैसे कि वृक्ष, पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी तथा रिक्त स्थानों को भरने के लिए अप्सराओं, गंधर्वों एवं यज्ञों का चित्रण किया जाता था। द्वितीय, बुद्ध एवं बोधिसत्व के चित्र। तृतीय, जातक कथाओं में वर्णित दृश्य। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अजंता की चित्रकारी में धार्मिक दृश्यों की प्रधानता है। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। अब 6 नंबर में देखते हैं किसी 2 महत्वपूर्ण महाकाव्यों के बारे में अपने घर या विद्यालय में चर्चा करें। तो महाकाव्यों के बारे में हमें बताना है। तो महाकाव्य कौन कौन सा है? एक महाभारत हो गया और दूसरा हो गया रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है और महाभारत जो है वो महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। रामचरितमानस में भगवान राम और कृष्ण की कहानी है। उसमें भगवान राम के पूरे जीवन की कहानी है। और महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच आपसी झगड़ा जो था उसके बारे में कहानी है। महाभारत जो है वो द्वापर युग से संबंधित है और रामायण जो है वो त्रेता युग से संबंधित है। 7 नंबर का क्वेश्चन है किसी जातक कथा के विषय में अपने परिवार के किसी सदस्य या शिक्षक से जानकारी प्राप्त करें जो आपको नैतिक शिक्षा प्राप्त करने में मददगार साबित होगा। तो ये भी आपको खुद से ही करना है। ये 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है हमारे इतिहासकार। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इस चैप्टर के पार्ट 1 के वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।